तो साथियों हम पहले पढ़ेंगे दोहा छंद को। बहुत महत्वपूर्ण छंद है, जो एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। कॉपी में लेकर बैठ जाइए साथियों और लिखते जाइए। 24 मात्राएं होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं दोहा छंद के बारे में। और विषमपाद और समपाद दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है। विषमपाद मतलब ये पहला और तीसरा, ये वाली पंक्ति, और समपाद मतलब दूसरा और चौथा, ठीक है। तो इसमें साथियों विषमपाद में मतलब जहाँ पर 13 मात्राएं होंगी, ठीक है, और जहाँ पर क्या है साथियों 11 मात्राएं होंगी, यही बात हो रही है, ठीक है। तो अभी मात्राएं कैसे गिननी है ये भी आपको बता देते हैं। वार्निंग छंद में सिर्फ वर्णों की गिनती होगी, ठीक है, याद रखिएगा। वार्निंग छंद में सिर्फ वर्णों की ही गिनती होगी, याद रखिएगा। मात्रिक छंद में क्या है, व्यंजन और व्यंजन के साथ लगी हुई दीर्घ स्वर का भी काउंटिंग होगी, उसकी भी गिनती साथियों होगी, अगर मात्रा अर्ध सम्मात्री या मात्रिक छंद का आपने चुनाव करना है। पेपर में ऐसे होगा, आपको उदाहरण दे दी गई होगी और आपको ये कह दिया होगा विकल्प में कि इस छंद को पहचानिए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद सम्मिलित है, ठीक है। तो अभी हम आपको समझाएंगे कि इस काव्य पंक्ति में से आपने किस प्रकार से मात्राओं का चुनाव करना है। तो साथियों आपको तो पता ही है कि गुरु चिन्ह जो होता है उसको हम गुरु चिन्ह को कैसे लिखते हैं साथियों, एस की तरह लिखते हैं, ठीक है। एस की तरह लिखते हैं गुरु चिन्ह को। और लघु चिन्ह को, लघु जो होता है लघु चिन्ह, उसको हम पूर्ण विराम की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप, और जो गुरु चिन्ह की कितनी कीमत है, इसको 2 गिना जाएगा, ठीक है, तो अभी तो मात्राओं की काउंटिंग होगी। और जो लघु चिन्ह जो पूर्ण विराम की भांति है, इसको 1 गिना जाएगा, ठीक है साथियों। तो इसी प्रकार से पहले आप मात्राओं का चिन्ह लगा लीजिए, फिर उसके बाद गुरु कौन सा है, गुरु कौन सा है, लघु कौन सा है, फिर उसके बाद क्या है, फिर सभी का काउंटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे म के ऊपर जो है दीर्घ स्वर लगा हुआ है, छोटी ये लगी हुई है, तो ये भी तो एक दीर्घ स्वर ही है, 7 दीर्घ स्वर है साथियों, ठीक है। तो ये जहाँ पर दीर्घ स्वर हुआ, ठीक है, जो उल्टा माफ़ करिएगा, हमने ऐसे डाल दिया जहाँ पर, ठीक है। मेरी शब्द में र को बड़ी की मात्रा, ठीक है, जहाँ भी व्यंजन के साथ क्या बड़ी ई की मात्रा लगी है ना, तो जहाँ पे दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों। भव, जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, अपने आप में एक पूर्ण व्यंजन है, ठीक है, तो जहाँ पर लघु चिन्ह आ जाएगा, भ जहाँ पे लघु चिन्ह आ जाएगा। आगे ब को आ की मात्रा है, बाधा लिखा हुआ है ना, तो जहाँ पर गुरु चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आ की मात्रा और दीर्घ स्वर है, ठीक है। व्यंजन के साथ अगर दीर्घ स्वर लगा होगा तो वहाँ पर क्या आएगा साथियों, वहाँ पर गुरु चिन्ह आएगा। जो हम पिछली वीडियो में सब नियम आपको समझाए हैं, जब हम छंद के अंग समझा रहे थे आपको। और धनुष वाला, उसके साथ आ की मात्रा लगी तो यहाँ भी गुरु चिन्ह आएगा, ठीक है, ये भी हमने आपको बता दिया। आगे ह है तो जहाँ पर, ठीक है, ह के साथ जो है क्या आएगा, ये थोड़ा सा साइड में हो गया, तो ह जे लघु चिन्ह, और र को छोटे बड़े ओ की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर क्या आएगा साथियों, जहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर गुरु चिन्ह आएगा, ठीक है। अभी हमने विषम पाद में सभी के सभी जो मात्राएं हैं वो गिन लेनी है। जे एस लगा है, 2 एस लगे हैं, जहाँ पर समझ लीजिए 2 + 2, ठीक है। आगे 1 है, 1 + 1, आगे जे भी जहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, जे भी यहाँ पर 2 आ जाएगा, और जे यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जे यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अंत में आपने विषम पाद, पहला जो विषम पाद है, पहले चरण का काउंटिंग कर लीजिए। 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 5 6 8 10 11 2 13। हमने यही तो कहा था ना ऊपर कि विषम पाद में कितनी से कितनी मात्राएं होंगी, ठीक है। विषम पाद में 13 मात्राएं होंगी, और समपाद में कितनी होंगी साथियों, माफ़ करिए मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, जी हाँ, विषम पाद में 13 मात्राएं होंगी और समपाद में 11 मात्राएं होंगी। अभी हम समपाद जो है उसको गिन लेते हैं, ठीक है। जे र को आ की मात्रा है, मतलब दीर्घ व्यंजन जहाँ पर लगा हुआ साथी, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको देखना बहुत, जहाँ पर ऐसा आएगा, ध को आ की मात्रा जहाँ भी ऐसा आएगा, ना को आ की मात्रा जहाँ भी गुरु चिन्ह आएगा, जहाँ पर लघु आएगा साथी, क्योंकि र को छोटी की मात्रा लगी है, ठीक है, ह्रस्व स्वर लगा है, इसलिए जहाँ पर लघु आएगा। और स को ओ की मात्रा लगी है, और ओ जो है, जे छोटा ओ जो है वो दीर्घ स्वर है, इसलिए जहाँ पर ऐसा आएगा, और साथ में जे लघु चिन्ह आ जाएगा। तो साथियों कितने हुए, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 3 11, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से आपने नीचे वाली पंक्ति का भी हिसाब किताब लगा लेना है, ठीक है। हम जहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगली पंक्तियों में किस प्रकार से मात्राएं लगानी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे छंद के ऊपर। दूसरा छंद है साथियों सोरठा।
और जे भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? जे भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। याद कर लीजिएगा साथियों, दो छंद जो हैं, जैसे दोहा हो जाए और दूसरा कौन सा साथियों? सोरठा। ठीक है, लेकिन जे दोहा छंद का विलोम भी हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? दोहा छंद का विलोम। इसमें प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होती हैं। जहाँ जो प्रथम और तृतीय है, तो जहाँ पर क्या होंगे साथियों? जहाँ पर 11-11 मात्राएं होंगी। और जो दूसरा और चौथा चरण है, जहाँ पर 13-13 मात्राएं होंगी। तो इसलिए तो कह रहा हूँ ये उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप जो है वीडियो पॉज करके मात्राओं को गिन सकते हैं। तो साथ ही सोरठा छंद के बाद अभी हम पहुंच गए हैं चौपाई छंद पर। जो आपको तो पता ही, ये सममात्रिक छंद है, ना कि अर्ध सममात्रिक छंद। अभी सममात्रिक छंद क्या है कि इसमें जो प्रत्येक चरण है उसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अभी अर्ध सममात्रिक क्या होता है? उसका जो पहला और तीसरा चरण है उसमें अलग मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में अलग अलग। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो इसमें एक थोड़ा सा और भी बात ध्यान में रखने की है कि जगण जो कि एक गण है। ठीक है जी, हमने समझाया था पिछली वीडियो में कि 8 गण हैं। इसके बारे में डिटेल से ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि 8 गण कौन से। नाम याद कर लीजिएगा। पिछली वीडियो हमने दिखाई थे वो चार्ट आपको। तो जगण और तगण का आना जहाँ पर वर्जित होता है। और जगण के कौन कौन से चिन्ह हैं, कितने लघु आते हैं, कितने गुरु आते हैं, ये देख लीजिएगा। तगण में 2 गुरु 1 लघु, और जगण में 1 लघु और माफ़ करिएगा 1 गुरु और 2 आगे पीछे लघु आता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तुक के पहले चरण की दूसरी ओर से और तीसरी की चौथे से मिलती है। ठीक है, तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। ये भी आप तुकबंदी का इसमें बहुत ख्याल रखा जाता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। प्रत्येक चरण के अंत में यति मतलब विराम जो है थोड़ा सा पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ ये उदाहरण हैं इसमें जो जहाँ पर। ठीक है, इसकी मात्राएं कितनी होंगी? 16 है। 1 2 गुरु आ गया, फिर आगे दोबारा से करते हैं साथियों। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, फिर मात्राओं के गणना करते हैं। ठीक है, तो जैसे 9 को छोटी की मात्रा जहाँ पर लघु चिन्ह आएगा तो यहाँ पर लघु आएगा। अभी 9 को बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर लगा हुआ है जहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर आएगा जी गुरु। फिर आगे लघु लघु, आगे ऊपर अनुस्वार लगा है तो जहाँ पर गुरु आएगा, क्योंकि निजम हमने बताए थे पिछली वीडियो में। आगे लघु लघु, फिर से छोटा हुआ आया जहाँ पर लघु आएगा, और र को भी लघु आएगा। ठीक है, आगे साथियों म को आ की मात्रा दीर्घ स्वर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा साथियों? यहाँ पर आएगा गुरु। ठीक है, म को आ की मात्रा यहाँ पर गुरु, और ह को भी अड़ी की मात्रा ऊपर अनुस्वार लगा तो यहाँ पर भी गुरु। तो इसलिए यहाँ पर देखें तो 16 मात्राएं बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इसी प्रकार से अगले चरण में भी 16 मात्राएं हैं, नीचे के चरण में भी 16 हैं, और आगे के चरण में भी 16 मात्राएं हैं। ठीक है साथियों, एक उदाहरण और है, इसमें भी 16 मात्राएं हैं। आप पॉज करके गिन सकते हैं। ठीक है, गिननी किस प्रकार से वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है निजम क्या है तो आप पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस प्रकार से नियमों। तो साथियों अभी हम पहुंच गए स्वया छंद पर, जो कि वार्णिक छंद है। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं। ठीक है, बहुत ही मधुर और मोहक छंद माना जाता है। जो प्रयोग करता है वो तुलसी, रसखान, मतीराम, भूषण देव, गणानंद, भारतेंदु जैसे कवियों ने इसका प्रयोग किया। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे मतज्ञंद, दुर्मिल, क्रीट, मदिरा, सुंदरी और चकोर। ठीक है, अभी साथियों मात्रिक छंद में क्या था कि उसमें सिर्फ जो व्यंजन और उसके साथ लगी हुई मात्राओं की भी गणना करते थे कि कौन सा लघु आएगा, कौन सा गुरु आएगा, सब उसका ध्यान रखा जाता था। माफ़ करिएगा, लेकिन यदि हम वार्णिक छंद स्वया की बात करें, जब कोई भी वार्णिक छंद की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम वर्ण की गणना करते हैं। ये नहीं कि उसमें गुरु है या लघु है, हम सिर्फ लघु चिन्ह ही डालते हैं। ठीक है, उसमें मात्राओं की गणना नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे है पाहन की बात यदि हम कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम भी आसानी से लिख पाएँ। जी हम तो प को साथ आ की मात्रा लगी है, दीर्घ स्वर लगा, यहाँ पर लघु ही आएगा, तभी गुरु चिन्ह नहीं लगाएंगे। वार्णिक छंद में गुरु चिन्ह नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ गणना करनी है वर्ण की। ठीक है, ठीक है साथियों, और गणना में कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, क्या कहा था मैंने? 25 से लेकर 26 तक जो है वर्ण होते हैं। इसमें मात्राओं की गणना नहीं करनी होती है। तो साथियों, अगला जो छंद है हमारे पास वो है कवित छंद। कवित वार्णिक छंद है ये भी। इसमें गण विधान नहीं होता। इसमें 8 गण होते हैं, जिसमें जगन, तगन, भगन जैसे नियम होते हैं वो उसमें नहीं होता है साथियों। ठीक है, तो मुक्तक वार्णिक छंद या मुक्त वार्णिक छंद भी इसको कहा जाता है। इस कवित स्वय के प्रत्येक चरण में 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं। ठीक है, और भेद इसके 3 माने जाते हैं। मनहरण, आगे रूप गणाक्षरी और देव गणाक्षरी। साथियों, मनहरण में 31 वर्ण होते हैं। ठीक, इसी वेदों के आधार पर जो कहा गया है 31 से लेकर 33 वर्ण। ठीक है, तो मनहरण में 31, रूप घनाक्षरी में 32 और देव घनाक्षरी में 33। ठीक है साथियों, इसलिए ये कहा गया। अभी मनहरण कवित की एक उदाहरण आप देख लें। ठीक है, 16 और 15 वर्णों पर जति आ जाता है। जति मतलब विराम। जैसे जे देखिए जति आ गया, कोमा आ गया ना, जहाँ पर जिसके कारण विराम आ गया। जो वर्ण, माफ़ करिएगा, जे विराम कह सकते हैं, जति कह सकते हैं। ओके, अभी गणना कैसे करनी है? मैंने कहा 31 वर्ण होते हैं मनहर कवित में। ठीक है, उसके आगे मैंने नियम बता दिए। तो कवित छंद जो है उसमें 31 से लेकर 33 वर्ण होंगे। पंक्ति में तो समझ आना पे यहाँ पर कवित स्वया है। अभी इसमें कैसे हम काउंट करेंगे? जैसे कि समझ लीजिए जे एक, ठीक है, हम काउंट करेंगे साथियों, याद रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31। ठीक है साथियों, ये ठीक है ना? अभी तो जहाँ पर जो स्वर है, ठीक है, उसको भी गिनना है, क्योंकि वो भी एक प्रकार का वर्ण ही है। ठीक है, ये नहीं कि अभी जैसे जब ब वाक की मात्रा है तो उसके नीचे गुरु चिन्ह लगा दे। मैंने पहले बोला ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, 31 वर्ण है जहाँ पर। आगे साथियों, तो जो मात्रिक छंद में क्या है, व्यंजन के साथ मात्राओं की भी गणना होगी, लेकिन इसमें सिर्फ वर्ण की ही गणना होगी। तो वर्ण तो स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो दूसरी पंक्ति में भी 11 ही, ठीक है, क्या है, वर्ण है। अभी साथियों, हमारा अंतिम जो छंद है कुंडलियाँ हैं। ठीक है, जो एक संयुक्त मात्रिक छंद है, इसको संयुक्त मात्रिक छंद भी कहा जाता है। तो इसको देख लेते हैं साथियों। इसका निर्माण 2 मात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से होता है। ठीक है, जी याद कर लीजिएगा। दोहा और रोला के योग से जिस छंद का निर्माण होता है उसको बोलते हैं कुंडलियाँ। ओके साथियों, तो आगे क्या है, पहले एक दोहा रख लें और उसके बाद दोहा के चौथे चरण से आरंभ कर यदि एक रोला रख दिया जाए तो वही कुंडलियाँ छंद बन जाता है। ठीक है, तो साथियों ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि इसमें दोहा और रोला के योग से जो है जो छंद कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। क्या है, बोला गया है कि पहले एक दोहा रख लें, ठीक है, और उसके बाद दोहा के चौथे चरण से आरंभ करके यदि एक रोला रख दिया जाए तो वही कुंडलियाँ छंद बन जाता है। जिस छंद से कुंडलियाँ प्रारंभ हो, समाप्ति में भी वही शब्द रहना चाहिए। यह नियम है, किंतु इधर इस नियम का पालन कुछ लोग छोड़ चुके हैं। तो मतलब कंपलसरी नहीं है, कहीं कहीं ये देखने को मिलता है। दोहा और रोला छंद का प्रयोग जब साथ में हो रहा है तो कुंडलियाँ छंद। दोहा के प्रथम और द्वितीय चरणों में 13-11 जैसे 24 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 13-11। ठीक है, दोहा के प्रथम में और द्वितीय चरण में कितनी होती हैं साथियों? प्रथम और द्वितीय में 13-11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13-11। जय निजम है साथियों, पता है ना, विषम पाद में 13-13 और समपाद में 11-11। इसी प्रकार दोहे के 4 चरण, कुंडलियों के 4 चरण बन जाते हैं। रोला क्या है? रोला क्या है साथियों? रोला छंद जो है सममात्रिक छंद है, चौपाई की तरह है। ठीक है, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो याद रखिएगा। हालांकि रोला छंद जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है हिंदी मास्टर कैडर का, इसलिए मैं वहाँ पर ये प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में नहीं ला रहे हैं उसके नियम। बस ये याद रखिएगा कि रोला जो है चौपाई छंद की तरह सममात्रिक छंद है, लेकिन उसमें 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ के 2 चरणों में 13 और 11 मात्राएं पर जति होती है। जति मतलब विराम आता है, और अंत के 4 चरणों में 11 और 13 मात्राओं पर। तो ये याद रखिएगा, बस इतना ही है। तो टोटल कितनी मात्राएं होती हैं कुंडली छंद में, ये भी आपको बता देते हैं।
तो साथियों आपको बताया मैंने दोहा और रोला छंद के संयोग से कुंडली छंद का निर्माण होता है। ठीक है, दोहा और रोला छंद के संयोग से कुंडली छंद का निर्माण होता है जी। तो साथियों कितनी मात्राएं होती हैं ये हम बता रहे हैं आपको, मात्राओं का ख्याल इसमें ज़रूर रखना है। ठीक है, हमने दोहा छंद के बारे में बता दिया। विषम पाद में 13 मात्राएं और समपाद में 11 मात्राएं होती हैं दोहा छंद की। ठीक है, तो उसमें टोटल 24 बन जाती हैं। ये दोहा छंद का बोला मैंने। ठीक है, रोला छंद इसी से बनता है, माफ़ करिएगा, कुंडलियाँ छंद जो है रोला और दोहा दोनों छंदों के प्रयोग से बनता है। ठीक है, लेकिन रोला छंद की बात करें तो वो भी दोहा छंद की तरह ही है। 13 मात्राएं जो हैं, 13 मात्राएं विषम पाद में और 11 समपाद में होती हैं और टोटल बन जाती 24। लेकिन साथियों रोला छंद में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है अभी हमने ऊपर पढ़ाई। दोनों छंद एक ही जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर माना जाता है। अभी दोनों को क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि कुंडलियाँ छंद जो है साथियों वो रोला और दोहा छंद से मिलकर बनता है। उसके लिए अलग मात्राएं नहीं हैं। 24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होंगी और प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होंगे, जिसमें विषम पाद और समपाद गिना जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद करना है साथियों। ठीक है, अभी रोला छंद के बारे में समझा रहे हैं। जे भी दोहा छंद की तरह एक चरण जो कंप्लीट चरण होगा उसमें 24 मात्राएं होंगी, पर प्रारंभ के 2 चरणों में 11 मात्राएं होंगी। ठीक है, 13 और 11 मात्राओं पर जति होती है, विराम होता है, और अंत के 4 चरणों में, ठीक है, अंत के 4 चरणों में 11 और 13 मात्राओं पर विराम होता है। तो ये थोड़ा सा है, दोनों छंद एक जैसे ही हैं वैसे। ठीक है, तो ये गिरधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। कुंडलियाँ छंद में लिखा है उन्होंने, मतलब दोहा और रोला से छंद से उन्होंने ये काव्य पंक्तियाँ लिखी हैं। तुलसी, केशव आदि की कुछ कुंडलियाँ भी मशहूर हैं। तो ये आप गणना कर सकते हैं। और ये एक मात्रिक छंद है कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलियाँ मात्रिक छंद है साथियों। संयुक्त मात्रिक छंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोहा और रोला छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोहा प्लस रोला, तो दोनों की मात्राएं सेम है, लेकिन जो रोला छंद है थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें दोहा से। तो ये तो रही आपकी आज की वीडियो साथियों, कैसी लगी जरूर बताइएगा और मास्टर कैडेट की तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं।